हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ भरत। तो आज की क्लास आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपका जो इनकम टैक्स चल रहा था आयकर, उसका आज आपका एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास है। जितना भी चैप्टर अभी तक आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर सेकंड, ठीक है, जितनी भी थियरी आपने पढ़ा हुआ है उसका आज हम लोग एमसीक्यू सेक्शन सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ये जितने भी क्वेश्चन आज बताया जाएगा ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कॉमर्स क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में आपके आते रहते हैं। तो चैप्टर सेकंड आपका कौन सा था? रेसिडेंशियल स्टेटस। इससे आपके कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की क्लास में डिस्कस होगा। तो आई होप आप सभी लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होंगी। थियरी क्लास आप सभी लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे। डेली बेसिस पे आपकी थियरी क्लास चल रही है ऐप पर। आप सभी लोग क्लासेस अपनी अटेम्प्ट कर रहे होंगे। देखिए, आपके एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के एग्ज़ाम है तो उसको भी पढ़ते रहिए, साथ में इसको कॉमर्स को भी पढ़ते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट उनके जब अपने एग्ज़ाम आ जाते हैं, अदर एग्ज़ाम, तो कॉमर्स को कुछ दिन के लिए रोक देते हैं। फिर बाद में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता, ये है वो है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होते हैं। फेस तो करना पड़ेगा क्योंकि कॉमर्स एज ए अपना एक अलग सब्जेक्ट है। अगर आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो मैथ में आपने मेहनत किया है, कॉमर्स में भी आप मेहनत करेंगे, आपको सब आ जाएगा वन बाय वन। तो आज की क्लास में टोटल हम कॉमर्स के उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब निवासी स्थिति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक कॉमर्स एग्जाम में आपके आए हुए हैं उसको हम लोग पूरा कवर करेंगे। आप सभी को अपना 100% देना होगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम अगले महीने में पूरी तरीके से कंडक्टेड होने वाले हैं। तो अपने एग्ज़ाम के लिए आप लोग लग जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए आज की क्लास यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु मे नॉट बी ऑर्डिनरली रेसिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब निम्नलिखित में से कौन सामान्य निवासी नहीं हो सकता। आपको मैंने बताया ना रेसिडेंशियल वाला, ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस मैंने बताया। एक इंडिया में 3 तरह के निवासी हो सकते हैं, 3 तरह के रेसिडेंट हो सकते हैं। एक आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंट आपके होते हैं जो सामान्य निवासी होते हैं। एक आपका नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं जो साधारण निवासी नहीं होते हैं, क्लियर। और थर्ड आपके क्या होते हैं? एनआर होते हैं, मतलब नॉट रेसिडेंट होते हैं, ये इंडिया के निवासी नहीं माने जाते हैं। तो 3 तरह के रेसिडेंट इंडिया में होते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है इन तीनों में से कौन सामान्य निवासी नहीं हो सकता। मतलब ये वाली कंडीशन आ रही है, एनओआर वाली, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन है पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो आपका नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ये आपका आंसर सही है। आंसर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म क्या है? इंडिया में भी चल सकता है, विदेश में भी चल सकता है पूरी तरीके से। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह, यहाँ पर भी बिजनेस चल सकता है, फॉरेन में भी चल सकता है, इंडिया में भी विदेश में भी, क्लियर। एंड देन कंपनी आपका इंडिया में भी चलता है, विदेशों में चलता है। मतलब आप यहाँ पे इंडिया में वर्क कर रहे हैं, कोई आपने कंपनी ओपन किया हुआ है, इंडिया में आप वर्क कर रहे हैं और काम के सिलसिले से आप कहाँ जा रहे हैं? विदेशों में जा रहे हैं, फॉरेन में जा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए अपना कंपनी वहाँ पर भी आप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप एनओआर हो सकते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं, क्लियर। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये हमेशा रेसिडेंट ही होते हैं, क्लियर। ये आपका एनओआर नहीं हो सकते, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कंडीशन में ये नहीं आ सकते। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के बारे में बता दो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैसे एक ही पीढ़ी के 4 लोग, ठीक है, एक ही, जैसे एक ही पुस्तकें, मतलब एक आदमी है, उसके 4 बेटे हैं और वो 4 मतलब क्या कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, एक साथ रहते हैं, एक साथ उनका खाना वगैरह बनता है, एक साथ मतलब एक ही बिजनेस में वो लगे रहते हैं और सभी प्रॉपर्टी में उनका समान हिस्सा होता है। तो ये होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्लियर। एक ही पीढ़ी के 4 लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? एनओआर की कंडीशन में कौन नहीं आएंगे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आपके नहीं आएंगे, क्लियर। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सैलरी पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस आउटसाइड इंडिया। मतलब भारत के बाहर जितनी भी सेवाएं अगर कोई एक इंडियन सिटीजन दे रहा है, मतलब भारतीय नागरिक दे रहा है, और वो दे रहा है तो भारत सरकार द्वारा दे वेतन। मतलब भारत सरकार अगर किसी व्यक्ति को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी देश में अगर बाहर भेज रही है अपने थ्रू और वो वहाँ पे सेवाएं दे रहा है, इंडियन गवर्नमेंट की सेवाएं विदेशों में दे रहा है, तो भारत सरकार उसको जो सैलरी पे करेगी क्या उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये पूछा जा रहा है। इस टैक्सेबल इन इंडिया, भारत में क्या वो टैक्सेबल है? टैक्सेबल नहीं है। या इज इंक्लूडिंग इन द टोटल इनकम
फॉर रीड पर्पज ओनली, केवल दर प्रयोजनों के लिए कुल आय में शामिल है, या नन ऑफ दीज। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई भी व्यक्ति इनकम उसकी जनरेट हो रही है, इंडिया में जनरेट हो रही है, तो वो टैक्स देगा। इंडिया से बाहर अगर कहीं पर भी वो सैलरी कमा रहा है, लेकिन इंडिया से उसका रिलेशन है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम जितना भी है वो पूरा इंडिया से है, तब भी वो अपनी इनकम पे इंडिया को टैक्स देगा। तो यहाँ तो पूरी साफो साफ लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उसे सैलरी देती है, सैलरी पेबल बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सैलरी दे रही है और वो सरकारी आदमी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसकी इनकम पर क्या होगा, टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी दे रही है, बाहर वो वर्क कर रहा है लेकिन इंडिया से ही तो सैलरी ले रहा है, पूरी तरीके से टैक्सेबल रहेगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, सैलरी पेबल फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया इज रिगार्डेड एज अ इनकम अर्न इन इंडिया। क्लियर, मतलब भारत में प्रदान की गई सेवाओं के लिए देय वेतन को भारत में ही अर्जित किया हुआ, मतलब भारत में ही कमाया हुआ पैसा माना जाता है। भले ही रोजगार के अनुबंध जो है वो भारत के बाहर निष्पादित हो, लेकिन वेतन भी भारत के बाहर दे हो। आल्सो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी पेबल बाई द गवर्नमेंट ऑफ टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विस आउटसाइड इंडिया। क्लियर, मतलब भारत के बाहर सेवा के लिए भारतीय नागरिक को सरकार द्वारा देय वेतन उसके सैलरी में जोड़ा जाएगा। क्लियर, उसकी हेड सैलरी में ये सैलरी उसकी जोड़ी जाएगी। समझ में आया? तो ये पूरी तरीके से टैक्सेबल है, वो बाहर सेवाएं दे रहा है लेकिन उसे हम अर्न किया हुआ इंडिया से ही मानते हैं, क्योंकि भारत सरकार उसको सैलरी पे कर रही है। तो उसे अर्जित कहाँ पे माना जाएगा, इंडिया में ही अर्जित किया हुआ उस पैसा माना जाएगा और उसकी हेड सैलरी में ऐड किया जाएगा। जितनी उसकी सैलरी जो तैयार होती है, आपका बेसिक सैलरी, कमीशन, क्लियर, फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट का भी मिलता है, डियरनेस अलाउंसेस भी मिलते हैं, महंगाई भत्ता भी मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐड होकर एक सैलरी पूरी डिसाइड होती है। तो इसकी हेड सैलरी में ये पूरा जोड़ा जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लासेस एज एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसिडेंस। कोई करदाता है, निवास के आधार पर उसे कितनी प्रकार बांटा गया, निवास के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा गया। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, मैंने बताया था ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया एसएससी को, मतलब जो करदाता है, जो इंडिया में टैक्स पे करते हैं, उन्हें एसएससी हम कहते हैं। इंडिया में जो भी व्यक्ति टैक्स पे करते हैं अपनी इनकम पे, उन्हें हम एसएससी कहते हैं। ये 3 तरीके के इंडिया में होते हैं। एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं, जो भारत के ही निवासी रहते हैं, 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहते हैं। एंड देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये 182 दिन से ज़्यादा रह लेंगे लेकिन प्रीवियस ईयर में 60 दिन और 365 वाला जो कंडीशन मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है वो फॉलो नहीं करते, कोई भी एक कंडीशन नहीं फॉलो करते हैं। इसलिए, और ये ज़्यादातर जो विदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं वही लोग होते हैं, जैसे जो सऊदी चले गए, ठीक है, अमेरिका चले गए जॉब करने के लिए, तो बार बार कहाँ इंडिया वो आ पाते हैं। साल भर में कहीं 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए आते हैं, बाकी 6 महीना वहीं रहते हैं। तो दोनों कंडीशन जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, लगभग वहाँ पे आपको क्लियर होगा। जो लोग क्लास अटेम्प्ट किए हैं उन्हें तो लगभग क्लियर होगा, पूरी थ्योरी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। क्लियर, तो ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं। और नॉन रेसिडेंट तीसरे तरीके के होते हैं, ठीक है। एसएससी तीसरे तरीके को कौन से होते हैं, नॉट रेसिडेंट होते हैं, इंडिया के निवासी ये नहीं होते हैं। क्लियर, ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना कहीं से भी आया हुआ व्यक्ति अगर इंडिया में रह रहा है 182 दिन से कम, मतलब 182 दिन वाला रूल भी नहीं फॉलो कर रहा है, कोई भी रेसिडेंशियल का रूल नहीं फॉलो कर रहा है, 182 दिन से कम रह रहा है, प्रीवियस ईयर में 60 दिन से कम रह रहा है, उसके पहले 4 वर्षों में जो कंडीशन था 365 दिन रहने का, उसको भी कम नहीं रह रहा है, उसको भी नहीं फॉलो कर रहा है, कोई भी रूल नहीं फॉलो कर रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस का, टर्म एंड कंडीशन का, तो वो नॉन रेसिडेंट आपके होते हैं। तो यहाँ पे आपका सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो लोग थियरी क्लास हमारी अटेम्प्ट किए हुए हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा। क्लियर, रेसिडेंशियल स्टेटस जो आपका होता है, एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट होता है इनकम टैक्स एक्ट टू डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी डिपेंड ऑन मंथ। इंपॉर्टेंट होता है ये, टैक्स निर्धारित करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर, एन एसएससी, अगर कोई एसएससी रेसिडेंट है तो उस पर इनकम टैक्स कुछ अलग लगेगा, नॉन रेसिडेंट है तो उसका टैक्स कुछ अलग लगेगा, या हाउएवर इन रेसिडेंट इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर ये सभी पर्सन, ठीक है, रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या एनआर है, नॉट रेसिडेंट है, तो इन पर टैक्स अलग अलग तरीके से लगेगा, जाहिर सी बात है।
जितना भी आप इंडिया में, इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि जितना आप इंडिया में कमाएंगे बस उसी का ही हम टैक्स लेंगे। अगर आप विदेश में पैसा कमा रहे हैं तो आप विदेश में टैक्स पे कर रहे होंगे, तो उस पैसे पे आपको टैक्स नहीं पे करना है। क्लियर? इसीलिए क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे आपका इनकम टैक्स डिसाइड किया जाता है। क्लियर? भाई रेसिडेंट है तो आपकी होल इनकम पूरी टैक्सेबल होगी। एनआर है मतलब नॉट रेसिडेंट है, इंडिया के निवासी नहीं है, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कमा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करेंगे। तो इससे इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। इंडिया कहेगा कि मैं नहीं लूँगा आपका टैक्स। आप इंडिया में भले ही कुछ दिन बाद आगे रहने लगे, लेकिन जितना भी आपने प्रीवियस ईयर में ऑस्ट्रेलिया में कमाया हुआ है उसका पैसा हम नहीं लेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम एक्यूरिंग इन इंडिया इज एक्सेसिबल फॉर। भारत में जितना भी अर्जित आय है, जितना भी आपने इंडिया में कमाया हुआ है, वो निम्न के लिए किया जा सकता है। अर्जित आय का आकलन किसके लिए किया जा सकता है? ऑल एसएससी के लिए, सभी एसएससी के लिए, सभी करदाता के लिए, या सिर्फ जो भारत में निवासी नहीं है, सामान्यतः निवासी नहीं उनके लिए, या भारत में सामान्य निवासी नहीं है उनके लिए, या भारत में अनिवासी के लिए? तो देखिए, सबसे पहले इंडिया में कोई भी इनकम जनरेट करेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, मतलब रेसिडेंट के बेस पे मैं बोल रहा हूँ, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, क्लियर, या नॉट रेसिडेंट हो, मतलब अनिवासी नहीं है, अनिवासी है, ये सभी लोग अगर इंडिया में पैसा कमा रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करेंगे। तो ये सभी के लिए लागू होगा। सभी की ग्रैंड टोटल इनकम में जितना भी इनकम इंडिया में कमाए हुए वो पूरा ऐड किया जाएगा, ऐड ऑन किया जाएगा। क्लियर? तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है भारत में अर्जित या उत्पन्न होने वाली आय, इसमें वह आय होती है जो भारत में अर्जित की गई है, भारत में किसी अनिवासी द्वारा कर कटौती के साथ उसके बिना अर्जित की गई है, मतलब कोई भी उसने टैक्स में डिडक्शन लिया ही नहीं है। क्लियर? फिर कि उसके बाद भी उसने इनकम अर्न किया हुआ है इंडिया में। क्लियर? एंड इसमें क्या क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, सैलरी होगा, प्रॉफिट होगा, या बिजनेस से जितना प्रॉफिट हो रहा है, रॉयल्टी हो रहा है, ठीक है, रेंट हो रहा है, ये सभी आपके शामिल होंगे, ये सभी सैलरी में शामिल होंगे। इस सभी सैलरी में शामिल होकर आपको इन सभी पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, ठीक है, अगर आप चाहे कोई भी पर्सन हो। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिडेंस द एसएससी आर डिवाइडेड इन हाउ मेनी कैटेगरी। इंडिया में रेसिडेंस के बेस पे एसएससी कितने प्रकार के होते हैं? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बता दूं, यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। एक आपका होता है, क्या होता है, रेसिडेंट इन इंडिया, भारत के निवासी, नॉन रेसिडेंट इंडिया, भारत के निवासी जो सामान्यतः निवासी नहीं है या अनिवासी ये होंगे। क्लियर? मतलब रेसिडेंट और नॉट रेसिडेंट आपके होते हैं। रेसिडेंट में 2 तरीके के हो जाएंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये 2 तरीके के हो जाएंगे। और एक अनिवासी होता है जो भारत का निवासी नहीं होता है। क्लियर? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो मैंने बताया, देखिए यहाँ पे मेंशन है। एंड ऑल अदर एसएससी आर रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। सभी एसएससी 2 होते हैं, या तो निवासी होते हैं या तो नहीं होते हैं। अगर कोई टैक्स पे कर रहा है इंडिया में ही टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो रेसिडेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम होती है इज एक्सेसिबल फॉर। कृषि, पाकिस्तान में कृषि आय का आकलन किसके लिए किया जाता है? मतलब पाकिस्तान से अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, आप जा रहे हैं पाकिस्तान में कृषि कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहाँ से जितनी इनकम होती है वो किसके लिए टैक्सेबल रहेगा? किस पर्सन के लिए, किस रेसिडेंट के लिए? ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या नॉट टैक्सेबल, या टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? ये मैंने थियरी क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई भारत के निवासी अगर आप हैं, इंडिया में ही रह रहे हैं और आप पाकिस्तान चले गए और वहाँ पे आप जाके एग्रीकल्चर कर रहे हैं और खेती बाड़ी से आपको जितना भी इनकम होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही निवासी देगा उस पर टैक्स। क्लियर? इंडियन रेसिडेंट ही देगा। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट ये इनकम अपनी इनकम पर, अगर मान लीजिए ये लोग अगर पाकिस्तान जाकर एग्रीकल्चर करते हैं और एग्रीकल्चर से जितनी इनकम होती तो ये लोग टैक्सेबल, इनकी इनकम टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। भाई नॉन रेसिडेंट मतलब ये तो इंडिया का निवासी है नहीं, तो इसका बात ही खत्म हो गया, ये टैक्स क्यों पे करेगा अगर इसने बाहर कमाया हुआ है?
इंडिया से इसका कोई रिलेशन नहीं है। और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी आपका होगा, ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी आपका होगा, ये भी नहीं देगा। जाहिर सी बात है, ये भारत का पूरी तरीके से साधारण निवासी नहीं है, इंडिया में कुछ ही समय के लिए रहता है। क्लियर? तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ये इंडिया का निवासी सामान्य रूप से नहीं है, तो ये भी नहीं देगा। देगा कौन टैक्स? ओनली ऑर्डिनरी रेसिडेंट देगा। क्लियर? यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान में कृषि आय प्रांतीय स्तर पर कराधान उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन योग्य है। क्लियर? इन पाकिस्तान एग्रीकल्चर इनकम इज एक्सेसिबल फॉर टैक्सेशन पर्पस ऑफ द प्रोविंशियल लेवल। टैक्सेबल है, ऐसा मत कहिए। इंडिया में निवासी जो हैं वो टैक्स देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि सर अगर हम अमेरिका नेपाल वाले जो है ये भी पूछते हैं, अमेरिका वाला भी एक क्वेश्चन याद आ रहा है, अभी उसको बाद में डिस्कस करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछे थे, तो नेपाल के हैं वो इंडिया में आते हैं, छोटे छोटे दुकान लगाते हैं, मोमो ये वो, ठीक है, तो क्या वो अपनी इनकम जितनी यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, एक एक महीने में वो 50,000 60,000 कमा लेते हैं, क्या भारत सरकार को टैक्स देते हैं? हाँ, टैक्स देते हैं। लेकिन कब देंगे वो? जब इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनसे टैक्स वसूलेगी। क्लियर? वैसे तो वो नहीं जाएंगे टैक्स पैन कार्ड बनवाने, ये बनवाने, कभी नहीं बनवाने जाएंगे भाई। वो यहाँ पे कमा रहे हैं, कमा के फिर चले जा रहे हैं। हाँ, जितनी चीज़ें वो खरीद रहे हैं यहाँ पे, जैसे हो गया जितनी भी खाने पीने वाली आइटम, तो उस पर तो वो GST दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। जितना वो कमा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स तो वो 100% दे रहा है। लेकिन अभी भी वो डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स से दूर है। क्लियर? इंडिया में वो आके रह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी उनका नहीं बन रहा है। ठीक है, इन लोगों को छूट रहता है, बाकी अदर कंट्रीज़ को छूट नहीं है। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रोड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक भारत का कोई नागरिक है जो रोजगार के उद्देश्य से विदेश जाता है। एंड हुज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। उसकी जो टोटल इनकम है विदेशी, जितना भी उसने विदेश से कमाया हुआ है, विदेश में रहकर जितना उसने कमाया हुआ है, इज अप टू 15 लाख, 15 लाख उसने कमाया है पिछले वर्ष के दौरान। उसे निवासी बनने के लिए भारत में कम से कम कितना दिन रहना पड़ेगा? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही मस्ट स्टे इन इंडिया टू बिकम अ रेसिडेंट और एटलीस्ट कितना दिन उसे भारत में रहना पड़ेगा, भारत में रेसिडेंट बनने के लिए, भारत का निवासी बनने के लिए? तो मैंने थियरी क्लास में आपको पढ़ाया है 182 दिन कम से कम उसे इंडिया में रहना पड़ेगा। क्लियर? प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले वर्ष 365 दिन में, मतलब पिछला ईयर। अभी ये असेसमेंट ईयर इसका कौन सा है? अभी असेसमेंट ईयर आपका 2023-24 है, और इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2022-23 होगा। क्लियर? तो 2022-23 में उसे मात्र कितना दिन रहना पड़ेगा? 365 दिन में 182 दिन सिर्फ और सिर्फ उसे इंडिया में रहना पड़ेगा। अगर वो इतना रह लेता है तो वो भारत का निवासी बन जाएगा, माना जाएगा। 182 दिन से ज़्यादा, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्लियर? चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे पूरा, ये मेरे ख्याल से ये पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, इसको रहने दीजिए। जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जितने भी स्टूडेंट जो लोग अभी भी क्लास को नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, आप सभी लोग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको इनकम टैक्स की क्लास मिल रही है। थियरी, न्यूमेरिकल, MCQ सब मैं कवर करा रहा हूँ। तो अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम में, तो आप 100% हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। एक कंप्लीट नॉलेज, थियरी, न्यूमेरिकल, MCQ सभी क्लासेज आपको मिलेंगी। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ईयर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ SSC। प्रत्येक वर्ष एक निर्धारित की आवास स्थिति क्या होती है? अगर कोई करदाता है, उसकी आवासीय स्थिति मतलब निवासी, रेसिडेंशियल स्टेटस मीन आवासीय स्थिति क्या रहती है? हमेशा बदल जाती है, मतलब मे चेंजेस, पूरे साल भर बदलती रहती है। विल नॉट चेंज, पूरे साल भर नहीं बदलता है। विल सर्टेनली चेंज, अवश्य बदल सकता है अगर वो चाहे तो, अवश्य बदलेगा ये बोला जा रहा है। ये नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये मैंने आपको थ्योरी क्लास में ये भी पढ़ाया हुआ है। अगर कोई रेसिडेंट है, ठीक है, कोई भी SSC है जो करदाता है, भारत सरकार का करदाता है, भारत सरकार का नागरिक है, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, या भारत सरकार का नागरिक है भी नहीं, अमेरिका में ही है, अमेरिका का आदमी है, इंडिया में आके रह रहा है, तो अगर कुछ समय के लिए वो, मान लीजिए मैं रेसिडेंट उसे कह सकता हूँ, ठीक है, तो बाद में क्या उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकती है? हाँ, ये चेंज हो सकती है। ये इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भर, मतलब देखिए आपका रेसिडेंशियल स्टेटस किस पे डिपेंड करता है? आपके प्रीवियस ईयर पर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की इनकम पर ही आप क्या देते हैं? अपना इनकम टैक्स देते हैं। क्लियर? तो प्रीवियस ईयर में आप रेसिडेंट हो भी सकते हैं,
नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं या नॉट रेसिडेंट हो सकते हैं। मतलब भारत के निवासी रह हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, या भारत के निवासी नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं। ये चेंज होता रहता है भाई। प्रीवियस ईयर में अगर आप 182 दिन से मान लीजिए ज़्यादा आप रह लिए, प्लस हो गया 182 दिन मतलब 6 महीना, 6 महीने से ज़्यादा अगर आप इंडिया में रह लिए तो भारत के निवासी माने जाएंगे। अगर 182 दिन से कम मतलब अगर मान लीजिए 181 दिन ही आप इंडिया में रह पा रहे हैं, 6 महीने से अगर आप कम रह रहे हैं तो भारत के आप निवासी नहीं माने जाएंगे, तब आप नॉट रेसिडेंट माने जाएंगे, अनिवासी इंडिया के माने जाएंगे। तो ये चेंज होता रहता है। इसकी टर्म एंड कंडीशन देखिए निवासी होने का, यहाँ पे मैंने ऐड ऑन किया हुआ, आपको समझ में आएगा। इंडिविजुअल आर डीम्ड टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 6(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मतलब भारतीय आयकर अधिनियम के धारा 6(1) में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है भारत के निवासी बनने के लिए भारत का निवासी माना जाएगा अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं। ये सेक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किस सेक्शन के थ्रू? सेक्शन 6(1) में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर इन टर्म एंड कंडीशन को आप पूरा करेंगे तो भारत के निवासी आप माने जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा रह रहे हैं फिजिकल ईयर में तो आप भारत के रेसिडेंट होंगे। अगर ये कंडीशन आपने पूरा कर दिया तो भारत के रेसिडेंट हो गए। क्लियर? यदि वे शर्तों को पूरा करते हैं, मतलब 182 दिन आपको रहना है, 182 दिन से अबव रहना है, या 182 दिन भी रह लेते तब भी कोई बात नहीं है। एंड इफ़ ही स्टे 60 मोर देन, अगर वो 60 दिन से ज़्यादा रहता है प्रीवियस ईयर में और फिजिकल ईयर में। क्लियर? एंड इफ ही से स्टे इन इंडिया 365 और मोर इन अ 4 ईयर, और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 वर्षों में अगर आप 365 दिन से ज़्यादा रह रहे हैं इंडिया में तो आप भारत के नागरिक, भारत के निवासी माने जाएंगे, इंडियन रेसिडेंट आप माने जाएंगे। 182 दिन वाला और प्लस 4 प्रीवियस ईयर में 60 दिन, और प्रीवियस ईयर के 4 साल, पिछले 4 साल में अगर आप 365 दिन रहते हैं तो आप भारत के निवासी माने जाएंगे। ये मैंने पूरा थियरी क्लास में पढ़ा रखा है। आप सभी लोग अगर क्लास देखेंगे तो आप सभी को समझ में आया होगा। क्लियर? अ कंपनी डज नॉट बिकम द फॉलोइंग इन द प्रीवियस ईयर। कंपनी पिछले वर्ष में क्या नहीं बन सकती है, क्या नहीं बन सकती है? तो आपके ऑप्शन है, क्या वो साधारण निवासी नहीं बन पाएगी प्रीवियस ईयर में, या नॉट ऑनरली रेसिडेंट, या आपका नॉन रेसिडेंट या रेसिडेंट। तो देखिए कोई भी कंपनी है वो, यहाँ पे आंसर इसका सी है। कोई भी कंपनी है, सी मतलब आपका ये वाला होगा, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग ऊपर नीचे हो गया बी और सी का ऑप्शन। तो यहाँ पे कोई भी कंपनी है वो साधारण निवासी नहीं बन पाएगी प्रीवियस ईयर में। क्लियर? वो हमेशा या तो निवासी रहेगी या तो अनिवासी रहेगी, साधारण निवासी नहीं रहेगी कंपनी। आपको मालूम होगा कंपनी के बारे में, कंपनी या तो इंडिया में कोई कंपनी है, विदेशों में वो बिजनेस कर रही है फॉरेन में, या तो आपका विदेशी कंपनी है, ठीक है, इंडिया में बिजनेस कर रही है। 2 तरीके के बिग कंपनियां होती हैं। अगर इंडिया में रह के वो बिजनेस कर रही है, फॉरेन में बिजनेस करती है, इंडिया में बिजनेस करती है, तो जाहिर सी बात है इंडियन कंपनी है तो ये इंडियन रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन अगर वो विदेश में रह के इंडिया में मनी ट्रेड कर रही है तो वो कोई ज़रूरी नहीं है इंडिया का रेसिडेंट माना जाए, वो अनिवासी भी माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट भी माना जाएगा। लेकिन इंडिया में अगर वो बिजनेस करेगी तो इंडिया में जितना भी इनकम वो जनरेट करेगी उस पर वो टैक्स पे करेगी। क्लियर? तो कंपनियां या तो आपका निवासी होंगी या तो अनिवासी होंगी, मतलब रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। आपका नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो सकता। क्लियर है? ये डाउट क्लियर है? तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन अ फॉरेन कंट्री नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ। विदेश में किसी ऐसे व्यवसाय से होने वाली आय जो भारत से नियंत्रित नहीं होती है कर योग्य होगी। उस स्थिति में कर योग्य होगी किस किस कंडीशन में? ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या ऑल ऑफ दिस सभी के लिए। तो आपको मालूम होगा कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी चला रहा है, क्लियर, और अगर कोई व्यक्ति, मैं मान लेता हूँ ए है, ठीक है, विदेश में ऑस्ट्रेलिया में मान लेते हैं मैं, वो कोई कंपनी रन कर रहा है। क्लियर? इसका कंट्रोलिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि वो भारत से नहीं है, विदेशों में किसी ऐसे व्यवसाय से जो भारत से नियंत्रित नहीं है। मतलब जो ए है वो पूरी तरीके से तो इंडिया का है, इंडिया का ही है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहकर अपना बिजनेस चला रहा है। समझ में आया? अपना बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में रहकर ही चला रहा है, क्योंकि इंडिया में जब कंट्रोलिंग सिस्टम इस बिजनेस का नहीं है तो जाहिर सी बात नहीं होगा।
इंडिया में, तो वो ऑस्ट्रेलिया में किसी दूसरे कंट्रीज़ में रह के वो बिजनेस को चला रहा है। तो कौन लोग टैक्स पे करेंगे? क्या रेसिडेंट पे करेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या नॉन रेसिडेंट पे करेंगे? तो देखो, सबसे पहली बात, अनिवासी का तो कंडीशन ही पूरा कैंसिल हो गया। पहली बात तो वो रेसिडेंट है नहीं, तो वो क्यों टैक्स पे करने जाएगा अगर वो बाहर कमा रहा है। ऑस्ट्रेलिया का आदमी या अमेरिका का आदमी है, अगर पाकिस्तान जाके पैसा कमा रहा है, या नेपाल का आदमी ऑस्ट्रेलिया जाकर पैसा कमा रहा है, वहाँ पे कंपनी चला रहा है, इंडिया का कोई रिलेशन है ही नहीं, तो वो क्यों टैक्स पे करेगा? वहाँ की गवर्नमेंट को पे करेगा, इंडियन गवर्नमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी नहीं होगा, आपका रेसिडेंट होगा। अगर कोई इंडिया का रेसिडेंट है, अमेरिका गया या इंग्लैंड गया, एक एग्जांपल, इंग्लैंड गया, वहाँ पे जाके एक बिजनेस चला रहा है, रन कर रहा है, वहाँ से पैसे कमा रहा है, फिर इंडिया में आ रहा है, इंडिया में उस पैसे को लेकर आएगा ना कभी, तो इंडियन रेसिडेंट है, अगर वो इंडिया में पैसा लेकर आएगा तो इंडिया में खर्च करेगा, इंडिया में यूज़ होगा, तो यहाँ पे वो टैक्स पे करेगा। क्लियर है? समझ में आया? देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। निवासी करदाता के मामले में उसकी सभी आय भारत में कर योग्य होगी। इस तथ्य के बावजूद आय अगर भारत के बाहर अर्जित की गई है या अर्जित की गई है, या अर्जित मतलब भारत के बाहर उसने कमाया है। अनिवासी के मामले में भारत के बाहर अर्जित या उत्पन्न होने वाली सभी आय भारत में कर योग्य नहीं होती है। अगर वही नॉन रेसिडेंट है, भारत के बाहर पैसे कमा रहा है, तो उसकी इनकम टैक्स में कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन इंडियन रेसिडेंट है, भारत का निवासी है, तो कैलकुलेट होगा। क्लियर? 11th नंबर, इनकम नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया। भारत में निवासी के मामले में कौन सी इनकम कर योग्य यहाँ पे दे रहा है? नहीं होगी, या कर योग्य नहीं होगी, मतलब टैक्सेबल नहीं होगी। रेसिडेंट है इंडिया का, लेकिन उसकी किस इनकम पे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे नहीं करेगा। क्लियर? देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन है, सब आपके डाउट क्लियर होंगे। इनकम रिसीव इन इंडिया, भारत में अगर वो पैसा कमाया है तो जाहिर सी बात है भारत में कमाया तो वो टैक्स देगा, तो ये टैक्सेबल होगा। क्लियर? ये आपका टैक्सेबल होगा। फॉरेन में, विदेश में अगर उसने रहकर पैसा कमाया हुआ है, क्लियर, और भारत का निवासी है, तो वो टैक्स देगा, जाहिर सी बात है। भाई विदेश में कितना भी पैसा वो कमाया हुआ है, इंडिया रेसिडेंट है, इंडियन रेसिडेंट, तो वो टैक्स पे करेगा। इनकम एक्रूड इन इंडिया, भारत में उसने अर्जित किया हुआ इनकम, मतलब कमा लिया अभी इंडिया में, मतलब इंडिया में ही कमा लिया, लेकिन मिला नहीं, लेकिन जो मिलेगा वो इंडिया, मतलब जो बाद में मिलेगा वो इंडिया में ही समय दिया है ना, उसने कमाया हुआ है, इंडियन रेसिडेंट है, तो वो उस पर भी पूरी तरीके से उस जो इंडिया का निवासी है इस पर भी टैक्स पे करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरा अलग है। पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्राउट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले वर्ष के दौरान भारत में लाई गई पूर्व कर रहित विदेशी है, मतलब विदेश में रहकर उसने पूरी तरीके से इनकम जनरेट किया था, और कर रहित है मतलब वो टैक्स पे कर आया है। भाई मान लेते हैं कि ए गया सऊदी गया, नॉर्मली सब लोग सऊदी जाते हैं पैसा कमाने, सऊदी गया वो, और सऊदी जाने के बाद उसने 15 लाख कमाया, तो 15 लाख में वहाँ सऊदी गवर्नमेंट को उसने टैक्स पे कर दिया। अब टैक्स पे कर दिया, जितना पैसा बचेगा वो पूरा लेकर इंडिया में आएगा, तो इस पर टैक्स नहीं देगा वो, 100% इस इनकम पे वो टैक्स नहीं पे करेगा। हाँ, ट्रांजैक्शन चार्ज जरूर देगा। भाई सऊदी पैसे को इंडियन करेंसी में चेंज करेगा तो कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज वो देगा, समझ में आया? तो यहाँ पे वो देगा, लेकिन अब ये कहिए इस पर टैक्स दे तो नहीं देगा। और वैसे भी सऊदी से अगर वो पैसा कमा के लाएगा तो GST वगैरह जो भी चीज़ खरीदेगा यहाँ पे, चाहे बिल्डिंग खरीद रहा है, लैंड खरीद रहा है, खाने पीने की चीज़ें, पहनने उड़ने वाले कपड़े उपड़े खरीद रहा है, कोई भी चीज़ अगर वो सेवाएँ खरीदेगा इंडिया में, तो उस पर वो इनडायरेक्ट टैक्स देगा। तो इस पर कोई दो राय नहीं है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इस पर टैक्स नहीं लेगी। देखिए यहाँ पे यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकम एक्यूरिंग इन पेरिस में कमाया हुआ पैसा, अर्जित किया हुआ पैसा, एंड रिसीव्ड देयर इज टैक्सेबल इन इंडिया इन केस ऑफ। अर्जित और वहाँ प्राप्त आय भारत में कर योग्य है, मतलब पेरिस में अगर आपने पैसा कमाया हुआ है और वहीं पे ही आपको प्राप्त हो गया है तो भारत में ये कर योग्य है। किस कंडीशन में, किसके लिए ये पूरी तरीके से टैक्सेबल रहेगा? पेरिस में उसने कमाया है और वहीं पे उसे वो पैसा मिल गया है, तो टैक्सेबल किसके लिए होगा? केवल और रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए सिर्फ रहेगा। बोथ रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब जो इंडिया के निवासी हैं, असाधारण निवासी हैं। साधारण निवासी और असाधारण निवासी दोनों के लिए टैक्सेबल होगा। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। निवासी अनिवासी दोनों के लिए, या सभी निवासी, गैर समान निवासी, अनिवासी के लिए, किसके लिए टैक्सेबल रहेगा? तो देखिए ये मैंने आपको बताया है, अगर इंडिया का रेसिडेंट है तो वो कहीं पर भी इनकम कमाएगा वो टैक्स देगा। हाँ, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि पेरिस में उसने कमाया है, पेरिस गवर्नमेंट को उसने टैक्स दे दिया। अगर ये लिखा होता पेरिस गवर्नमेंट को उसने टैक्स दे दिया है, तब इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, क्योंकि एक बार इनकम टैक्स
लग चुकी है। क्लियर, अब नहीं लगेगा टैक्स। समझ में आया? अगर उसने पेरिस गवर्नमेंट को उसने टैक्स पे कर दिया है, ठीक है, टैक्स पे कर दिया है, तो अब उसकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस उस इनकम पे टैक्स लेती है जो अभी टैक्स उस पर लगा ही नहीं है। क्लियर? तो अगर वो पेरिस में मान लीजिए टैक्स पे कर दिया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे टैक्स नहीं लेगी। यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जो भारत का निवासी होगा वो कहीं पर भी इनकम जनरेट करेगा, उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, निवासी करदाता के मामले में उसकी सभी आय भारत में कर योग्य होगी। इस तथ्य के बावजूद आय अगर वो भारत के बाहर अर्जित की गई है या अर्जित की गई है, अनिवासी के मामले में ये कंडीशन लागू नहीं होता है। क्लियर? चलिए, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं 13 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन? कौन सा इसमें ऑप्शन सही है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस के मामले में किसी भी व्यक्ति के? स्टे इन इंडिया शुड बी फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड। अगर वो भारत का निवासी बनना चाहता है आवासीय स्थिति के मामले में, तो वो भारत में निरंतर अवधि तक रहना पड़ेगा। सेकंड है कि स्टे शुड बी इन एनी वन प्लेस इन इंडिया, उसे भारत में किसी एक जगह पे रहना पड़ेगा। मुंबई, दिल्ली, कानपुर, आगरा, समझे, गुजरात, कहीं पर भी अगर वो रहे, सिर्फ एक जगह ही रहे, तभी वो भारत में पूरी तरीके से रेसिडेंशियल स्टेटस को कवर कर पाएगा। मतलब या तो रेसिडेंट बनेगा या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। क्लियर? ये दोनों, या तो दोनों फॉलो करना पड़ेगा या ए और बी, दोनों में से कोई नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वो उसे रहना पड़ेगा, स्टे शुड बी इन एनी वन प्लेस, उसे किसी एक जगह पे रहना पड़ेगा इंडिया में, अगर वो पूरी तरीके से अपनी आवासीय स्थिति निर्धारित करना चाहता है, रेसिडेंशियल स्टेटस प्रूव करना चाहता है। क्लियर? भारत का निवासी बनना चाहता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कोई इंडियन ओरिजिन का, भारतीय मूल का व्यक्ति है, वन इन हुज केस एदर ऑफ हिज पेरेंट एंड एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट, उसके माता पिता और उसके दादी दादा में से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। भारतीय मूल का व्यक्ति कौन होगा? भारतीय मूल का व्यक्ति वो होगा जिसके माता पिता या दादा दादी का जन्म इंडिया में हुआ हो, अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। मतलब पाकिस्तान का बंटवारा उस समय नहीं हुआ था, इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तब की बात हो रही है। ठीक है? मतलब इंडियन ओरिजिन तभी माना जाएगा जब वो उसके माता पिता दादी दादा इंडिया में उनका जन्म हुआ हो। इस प्रकार किसी व्यक्ति की हम क्या कह सकते हैं, आवासीय स्थिति आमतौर पर भौतिक उपस्थिति या भारत में रहने की अवधि निर्भर करती है, ना कि उसकी राष्ट्रीयता और किस पे, अधिवास पे, ना ही उसकी नेशनैलिटी पे और ना ही उसके डोमिसाइल। वो आपको, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर? ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर से। और इस चैप्टर का जितना MCQ था जो एग्ज़ाम में आया हुआ था, 13 क्वेश्चन मुझे मिले थे जो एग्ज़ाम में आपके आए हुए क्वेश्चन थे। ये चुन चुन के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप सभी लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स की क्लास चल रही है, इसके बाद GST, फिर गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, फिर बजट चलेगा। तो आप सभी लोग क्लासेस अपनी डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करते रहिए, क्लासेस वॉच करते रहिए। एंड जितने भी स्टूडेंट जो अभी भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहीं से रजिस्टर लॉगिन करके आप क्लास से ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं। इसके आगे का जो चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी, उसका हम लोग MCQ सेक्शन देखेंगे या इसका थियरी क्लास वैसे चलेगा पहले, फिर उसके बाद MCQ सेक्शन। तो आप सभी के लिए ये क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट थी। कमेंट करके बताइए क्लासेज आपको कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया। जहाँ ना समझ में आया हो, कभी भी किसी भी समय आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर है, गुड बाय।